हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। इससे पहले वाली जो उत्तराखंड की मैंने एक अध्ययन में आपको पढ़ाया था प्रागैतिहासिक काल, काफ़ी इम्पोर्टेंट वो था। आज हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आज हम जानेंगे जो उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल है उसके क्या साक्ष्य हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के जो आदि इतिहास है, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, अगर आपसे देखिए इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख जो साक्ष्य हैं वो क्या हैं, तो वहाँ पे आपको धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं। इसी कारण जो इस काल को क्या कहते हैं, पौराणिक काल भी कहते हैं। या फिर देखिए, इसी टॉपिक से आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पौराणिक काल किस काल को कहा जाता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और अन्य भी कुछ दिए जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि आपने आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पौराणिक काल किस काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके आदि ऐतिहासिक काल को। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। तो इस काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या इस जो आदि ऐतिहासिक काल है, क्या क्या इसके तथ्य हैं। तो इसमें जो हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना गया है। पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में कि आदि ऐतिहासिक काल कहाँ तक माना जाता है, कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है यह माना जाता है आपके चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक। ठीक है, यहाँ तक माना जाता है। और ये जो युग होता है, इस युग के लोग को क्या होता है, लोह, ताम्र, धातु, कृषि, पशुपालन, ठीक है, कृषि, पशुपालन तथा जो ग्रामीण नगरीय सभ्यता है इससे परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो कैसे देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस काल के लोग लोह, ताम्र, धातुओं, कृषि, पशुपालन तथा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से परिचित थे। तो किस काल के लोग परिचित थे, ये थे आपके आदि ऐतिहासिक काल के लोग। ठीक है, जो कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें इतना नहीं बताया गया है। इसमें क्या था, उस टाइम पे क्या होता था, शिकार करके या फिर फल जो होते हैं कंदों का संग्रहण करके क्या करता था मनुष्य, अपना जीवन व्यापन करता था। ये हमने किस में पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल, इसमें बताया गया है कि जो इस काल के लोग थे वो लोह, ताम्र, धातु, कृषि, पशुपालन तथा जो ग्रामीण नगरीय सभ्यता है इससे क्या थे, वे लोग भली भांति परिचित थे। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, नगरीय सभ्यता से भी परिचित थे। तो इसके क्या है, कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदि ऐतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य हैं। जैसे अगर देखिए उदाहरण की हम बात करें तो जैसे बहदराबाद, ठीक है, बहदराबाद जो कि एक स्थान है, तो यहाँ से प्राप्त क्या है, क्या प्राप्त है, यहाँ से ताम्र संचय। ठीक है, जो ताम्र संचय है, मलारी तथा जो रामगंगा घाटी है, यहाँ से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त महापाषाणीय शवाधान अवशेष आदि क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट देखिए आप पॉइंट्स हैं कि अगर पूछा जाए कि क्या इसके एग्जाम्पल हैं, कैसे हमें क्या उदाहरण से हमें पता चलता है कि जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है उसमें कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरीय सभ्यता, लोह, ताम्र, धातुओं से क्या थे, लोग परिचित थे। इसके अगर कुछ उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो उदाहरण इसके प्राप्त हुए हैं। जैसे बहादराबाद से क्या प्राप्त हुआ है, ताम्र संचय प्राप्त हुआ है। और मलारी तथा जो रामगंगा घाटी है यहाँ से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त जो महापाषाणीय समाधान अवशेष है वो मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो आदि ऐतिहासिक काल के लोग थे वो इन चीज़ों से क्या थे, परिचित थे, भली भांति परिचित थे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज का,
वो देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, जो उत्तराखंड है इसका प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पहले भी पूछा गया है, आगे भी ज़रूर पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख है वो कहाँ से प्राप्त है? हमारा ऋग्वेद से प्राप्त है, जिसमें इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? देखिए, देवभूमि तथा मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। पूछा गया था पहले भी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में जो उत्तराखंड है इसे क्या कहा गया है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार आपसे बता रही हूँ कि उत्तराखंड के जो प्रथम जो उल्लेख मिला था वो ऋग्वेद में मिला था, और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि। क्योंकि उत्तराखंड को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि देवों की भूमि, ठीक है ना, उत्तराखंड, और जैसे चार धाम यात्रा, यहाँ पे कई चीज़ें हैं, तो कई नाम इसे मिले हैं, देवभूमि कई नाम इसे मिले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में क्या नाम मिला है और वैसे क्या नाम मिला, कब क्या नाम, कब केदार खंड नाम मिला, कब मानस खंड किसका नाम मिला, है ना, हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो वही है कि ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? देवभूमि एवं मनुष्यों के पूर्ण भूमि। पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप इसको, इस पॉइंट को ज़रूर नोट करें, ठीक है। अब देखिए, अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है कि वेदों के अलावा इसका उल्लेख, जो वेद है, जो मैंने आपको ऋग्वेद बताया, उसके अलावा इसका जो उल्लेख है वो उपनिषदों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, पुराणों में है, रामायण तथा महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं उन सभी से प्राप्त होता है। किसका किसका उल्लेख? उत्तराखंड का उल्लेख। तो आप देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड का कितना ज़्यादा महत्व है, कितनी इसकी महत्ता है, कितने इसकी कह सकते हैं कि कितनी इसकी सुंदरता है, जो कि हमारे उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों में, इतनी अच्छी जगहों पे मिलता है। तो इसमें हमें ज़रूर गर्व होना चाहिए कि हम लोग क्या हैं? उत्तराखंडी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो उपनिषदों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, पुराणों में है, रामायण तथा महाभारत आदि जो धार्मिक ग्रंथ हैं इन सभी में क्या है? प्राप्त है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है। किसमें कहा गया है? देखिए, जो उपनिषद हैं, ठीक है, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ है, इसमें उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है। आपसे आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तराखंड को पवित्र क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तब आपको लगता है कि हमने तो पूरी परीक्षावाणी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ से तो प्रश्न आए ही नहीं, क्योंकि ऑप्शनल में तो ये है ही नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका उत्तर लिखा हुआ है, अगर पूछा जाए तो ये प्रश्न यहीं से आया है, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूर्ण भूमि अगर पूछे, या ऋषि भूमि पूछे, या पवित्र क्षेत्र पूछे, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों, रामायण या महाभारत। इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो सही होंगे, और अगर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो उपयुक्त में से सभी क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपका, आदि ऐतिहासिक काल में जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें यहाँ क्या है? उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि क्योंकि पूछा गया था कि उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो उत्तर कुरु, या फिर ऐसे पूछा गया था अभी 2-3 साल पहले के एग्ज़ाम्स पेपर में कि उत्तराखंड को उत्तर कुरु क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया, तो ये कहा गया आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। अब देखिए, जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें वो आप देख सकते हैं कि जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों, अब वो 5 हिमालयी खंड कौन कौन से हैं वो भी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो
आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स आप साथ साथ बना सकते हैं। आप हर चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहें तो आप आसानी से उठा सकते हैं। तो देखिए जो स्कंद पुराण है, इसमें जो 5 हिमालयी खंड हैं, अब 5 जो हिमालयी खंड हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर एवं कश्मीर है। तो ये 5 हिमालयी खंड भी आपको ज़रूर याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये 5 हिमालयी खंडों के नाम। तो 5 हिमालयी खंडों की जब बात आती है तो कई लोगों को अगर उत्तराखंड के वो नॉलेज में ही रहते हैं, उत्तराखंड तक ही सीमित रहते हैं, तो उन्हें लगता है जालंधर या कश्मीर इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जबकि क्या है, जो 5 हिमालयी खंड हैं आपके स्कंद पुराण में तो वो कौन से हैं? नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर एवं कश्मीर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, तो आप ज़रूर इसे याद रखें, ठीक है। जिसमें जो 2 खंड हैं, ठीक है, इनमें से जो 2 खंड हैं वो मानस खंड और केदार खंड का संबंध वर्तमान उत्तराखंड राज्य से है। अब देखिए मानस खंड और उत्तराखंड जो कि केदार खंड है, इनका क्या है? ये 2 जो खंड है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन कौन से हैं? मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड, जैसे कि कुमाऊं में 2 मंडल हैं, है ना। कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो उनमें वैसे ही ये हैं 2, उन्हीं के उपनाम है मानस खंड और केदार खंड। तो इसी को हम पढ़ते हैं आगे। देखिए किसको मानस खंड कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, केदार खंड कहते हैं, और कहाँ से इनका नाम पड़ता है मानस खंड या केदार खंड। तो वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है कि उपरोक्त पुराण में जो माया क्षेत्र है, ठीक है। अब माया क्षेत्र किसे कहते हैं? माया क्षेत्र कहा जाता है आपको हरिद्वार में। इससे पहले जो मैंने जिला सीरीज पढ़ाई है उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो माया क्षेत्र से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार करे हैं, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो माया क्षेत्र कहा जाता है हरिद्वार को, ठीक है। और हरिद्वार से लेके हिमालय तक जो हरिद्वार है, हरिद्वार से हिमालय तक के जो विस्तृत जो क्षेत्र है उसे कहते हैं आपका केदार खंड, ठीक है। केदार खंड जो कि गढ़वाल क्षेत्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल है और गढ़वाल मंडल है। अब देखिए जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल जो मंडल है उसे कहते हैं केदार खंड, ठीक है। केदार खंड किस क्षेत्र को कहते हैं? गढ़वाल क्षेत्र को, या फिर गढ़वाल मंडल को कहते हैं केदार खंड। और केदार खंड पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका माया क्षेत्र। माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार, हरिद्वार से लेके हिमालय तक का जो क्षेत्र है वो आता है आपके केदार खंड में, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में। तो था जो नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी एक पर्वत है, तो नंदा देवी पर्वत से लेके कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानस खंड। मानस खंड जो कि क्या है आपका कुमाऊं मंडल में है, कुमाऊं क्षेत्र है, तो कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानस खंड। और केदार खंड कहा जाता है आपके गढ़वाल क्षेत्र को। और कहाँ पे कहा जाता है? ये आपका स्कंद पुराण में कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम्स में कि मानस खंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, तो ये है आपका नंदा देवी पर्वत से लेकर कहाँ तक? नंदा देवी के पर्वत से लेकर है ये आपका कालागिरी के क्षेत्र तक क्या है आपका मानस खंड है, ठीक है, जो कि कुमाऊं में कहा गया है। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा है, पूछा जाता है, इसलिए आप इस लाइन को अंडरलाइन कर दें, इस पॉइंट को अंडरलाइन करें और ज़रूर करें, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा कि नंदा देवी पर्वत। ऐसे प्रश्न देखिए आयोग ने कैसे प्रश्न पूछा था, अगर मुझे जहाँ तक याद आ
आ रहा है कि कुमाऊं या फिर जो मानस खंड और केदार खंड है, इनकी विभाजन रेखा कौन सी पर्वत पर है। कौन सा पर्वत केदार खंड और मानस खंड को अलग करता है, या फिर कौन सा क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र को अलग करता है, तो वो है आपका नंदा देवी पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा, जो नंदा देवी पर्वत है ये आपके कुमाऊं मंडल, कुमाऊं क्षेत्र, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, मानस खंड कहते हैं, मानस खंड को अलग अलग डिवाइड करता है। किससे, कौन करता है, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि ये जो अगर ये गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र यानी कि जिसे क्या कहते हैं, केदार खंड, ये केदार खंड है और ये है मानस खंड। तो ये जो बीच की जो रेखा होगी जो डिवाइड करती है कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को, वो कौन करती है, आपका नंदा देवी पर्वत करती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें कि पुराणों में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड या ब्रह्मपुर या खगदेश आदि नामों से संबोधित किया जाता था। ठीक है, पुराणों में, जो पुराणों के अनुसार अगर हम देखें, जो मानस खंड और केदार खंड है, मानस खंड जो मैंने आपको बताया कुमाऊं क्षेत्र और केदार खंड जो कि क्या है, गढ़वाल क्षेत्र है, तो इसका जो संयुक्त क्षेत्र था, मतलब जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तराखंड है, जो पूरा क्षेत्र है, इसको पुराणों में क्या कहा गया था, उत्तरखंड या फिर ब्रह्मपुर या खगदेश भी कहा जाता था। किसको, मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, उत्तरखंड या फिर ब्रह्मपुर या फिर खगदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो बौद्ध साहित्य है, इसके पाली भाषा वाले ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। अब पूछा जाएगा आपको आयोग के द्वारा, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो ऐसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र को हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया, कहाँ पे, किस साहित्य में, या फिर किस पाली भाषा वाले ग्रंथ में जो उत्तराखंड है उसको हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया, तो कहाँ पे किया गया, बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य की अगर हम भाषा की बात करें तो किसके, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में। ठीक है, याद रखिएगा, पाली भाषा में अगर भाषा पूछी जाए तो पाली भाषा, और अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ, तो ये है आपके बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य किस साहित्य में, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में जो उत्तराखंड है उसके लिए क्या कहा गया है, हिमवंत शब्द कहा गया है। हिमवंत शब्द याद रखिएगा, जो हिमवंत शब्द है वो बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा जो हमारा उत्तराखंड है उसमें जो गढ़वाल क्षेत्र है और क्या है, कुमाऊं क्षेत्र है, तो उन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, तो वो सब मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियोस पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें। जिनके साथ आप अपनी नॉलेज को बांटना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करते हैं। तो चलिए फिर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। हर सभी को मैं बोलना चाहूँगी गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। बाय एंड टेक केयर।